ये बात है आज़ादी से लगभग 40 साल पहले, साल 1910 की, जब भारत में रहने वाले पहलवान गुलाम मोहम्मद लंदन पहुंच जाते हैं वहां पर होने वाली कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें कुश्ती से बाहर कर दिया जाता है। फिर क्या था, गुलाम मोहम्मद ने एक के बाद एक करके वहां के सभी खिलाड़ियों को खुला चैलेंज दे दिया कि जिसमें भी दम है वो आकर मुझे हराए। अगर कोई हरा देगा तो मैं यहीं से भारत वापस चला जाऊंगा। महज कुछ घंटे के भीतर ही गुलाम मोहम्मद ने एक के बाद एक करके दुनिया के 12 तगड़े पहलवानों को चित कर दिया, जिसके बाद उनकी लंबाई कम होने के बावजूद भी उनको कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यही थे वो गामा पहलवान जिन्होंने अपने ताकत के दम पर भारत को कुश्ती का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। जी हाँ, वही गामा पहलवान जिसे ब्रूस ली भी अपने गुरु मानते थे। वही गामा पहलवान जिसने अपने जीते जी आज तक एक भी कुश्ती मैच नहीं हारा। वही गामा पहलवान जिसने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त अपने पैसों से उनके मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षित भारत पहुंचाया। वही गामा पहलवान जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अफसोस कि हमारे भारत में ही रहने वाले कुछ लोग आज तक इस ग्रेट पहलवान के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस पहलवान के अंदर कितनी ताकत थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो 1200 किलो के पत्थर को भी अपने कंधे से उठाकर बड़े आराम से चल लेते थे। ये कहानी शुरू होती है 22 मई साल 1878 में, जब अमृतसर में रहने वाले एक पहलवान परिवार के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। बाप पहलवान, दादा पहलवान, चाचा पहलवान। इस बच्चे के शरीर में एक पहलवान का खून दौड़ रहा था। यही वजह है कि महज 5 साल की उम्र से ही इस बच्चे ने पहलवानी शुरू कर दी। उसी 5 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पहलवानी जारी रखते हैं। 12 साल की उम्र होते होते गामा पहलवान ऐसे ऐसे दाव पेंच आजमाने लगे थे कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन राजा भवानी सिंह जी गामा पहलवान को पहचानने लगे। गामा पहलवान को देखकर मध्य प्रदेश के राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने गामा पहलवान के खाने पीने से लेकर हर एक खर्च खुद वहन करने का ऐलान कर दिया। और ये वक्त था साल 1890 का, जब गामा पहलवान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। साल 1890 के दौरान जोधपुर में एक महाराज थे जिन्हें पहलवानों से बहुत ज्यादा लगाव था और वो पूरे भारत से सबसे बेहतरीन पहलवान को चुनना चाहते थे। यही वजह है कि जोधपुर के महाराज ने जोधपुर में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जहां से पूरे देश भर के लगभग 400 से भी ज्यादा धुरंधर शामिल हुए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें जो सबसे कम उम्र का और सबसे छोटा दिख रहा था वो थे गामा पहलवान। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन उस वक्त गामा पहलवान की उम्र महज 12 साल की थी और बाकी के जो 400 लोग थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी उम्र 24 या 25 साल से कम हो। कुश्ती की प्रतियोगिता में जब उस बच्चे को देखा गया तो हर किसी ने यही सोचा कि ये तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा। लेकिन वो 12 साल का बच्चा लगातार लड़ता रहा, अपने दाव पेच का प्रदर्शन करता रहा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 400 में से 385 लोग नॉकआउट हो चुके थे। मैदान में सिर्फ और सिर्फ 15 खिलाड़ी ही बचे थे और उन 15 खिलाड़ियों में से एक था 12 साल का गामा पहलवान। जोधपुर के महाराज उस बच्चे को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस बच्चे को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। और यही वो वक्त था जब गामा पहलवान पूरे भारत में मशहूर हो गए। गामा पहलवान के रुतबे को देखते हुए भारत के बहुत सारे पहलवानों ने गामा पहलवान को चुनौती दी। उन्हें लगा कि शायद वो बच्चा गलती से जीत गया होगा, लेकिन जिस भी पहलवान ने गामा पहलवान को चुनौती दी वो पहलवान दोबारा गामा पहलवान का सामना नहीं कर पाया। और ये बात है साल 1897 की, जब अखंड भारत के पंजाब में रहने वाला उस वक्त भारत का सबसे बड़ा पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से गामा पहलवान का सामना होने वाला था। पूरे भारत में उस वक्त एक भी पहलवान ऐसा नहीं था जो रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज कर सके। 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाला वो पहलवान जब किसी के सामने आता था तो ओपोनेंट ऐसे ही भाग जाता था। लेकिन गामा पहलवान का नाम इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि अब गामा पहलवान और रहीम बख्श सुल्तानी वाला आमने सामने थे।
लाहौर में इन दोनों के बीच एक मैच रखा गया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ 5.5 फीट लंबा गामा पहलवान, तो वहीं दूसरी तरफ गामा पहलवान से 2 गुना दिखने वाला 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचा रहीम बख्श सुल्तानी वाला पूरा लाहौर इन दोनों पहलवानों के मैच को देखने के लिए वहां आ पहुंचा था। दोनों ही पहलवान लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे का सामना करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रहीम बख्श सुल्तानी वाला महज 2 मिनट के भीतर ही अपने ओपोनेंट को चित कर देता था, 2 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन गामा पहलवान अभी भी उसके सामने उसी अंदाज में खड़े थे। लेकिन रहीम बख्श सुल्तानी वाला यह मानने को मजबूर हुआ कि भारत में उसे टक्कर देने वाला कोई पैदा हो चुका है। रहीम बख्श सुल्तानी वाला को टक्कर देने के बाद गामा पहलवान भारत के नंबर 1 पहलवान बन चुके थे, लेकिन अभी उनकी नजर विश्व विजेता बनने पर थी। यही वजह है कि जब साल 1910 में लंदन में कुश्ती वर्ल्ड चैंपियन चल रहा था, तो गामा पहलवान भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लंदन चले गए। वहां जाने के बाद पता चला कि उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जितनी लंबाई होनी चाहिए, गामा पहलवान की लंबाई उससे कम है। चयनकर्ताओं ने गामा पहलवान को तुरंत नकार दिया, लेकिन गामा पहलवान किसी भी सूरत में विश्व विजेता बनना चाहते थे। फिर क्या था, उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हुए दुनिया भर के पहलवानों को गामा पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया कि जिसमें भी दम हो वो आए और गामा पहलवान को हरा कर दिखाए। ऐसा कहते हुए उन्होंने ये भी कहा, गामा पहलवान उसी वक्त अपने पास से उसे 5 पाउंड इनाम देगा और भारत वापस चला जाएगा। गामा पहलवान को हराने के लिए सबसे पहले आए थे अमेरिका के चैंपियन बेंजामिन रूलर। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के उस चैंपियन को गामा पहलवान ने महज 1.5 सेकंड के अंदर चित कर दिया। इसके बाद एक एक करके गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को कुछ घंटे के अंदर ही हरा दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिना हिस्सा लिए ही गामा पहलवान अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। गामा पहलवान के कारनामे को देखकर प्रतियोगिता के चयनकर्ताओं को मजबूरन गामा पहलवान को खेल में शामिल करना पड़ा। गामा पहलवान एक के बाद एक करके खिलाड़ियों को हराते गए और फाइनल में पहुंच गए, जहां पर उनका मुकाबला था उस वक्त के पोलैंड में रहने वाले वर्ल्ड चैंपियन से। पोलैंड के वर्ल्ड चैंपियन से गामा पहलवान के बीच 2.5 घंटे तक घमासान हुआ, लेकिन 2.5 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई भी खिलाड़ी हारने को तैयार नहीं था। आखिरकार ये मैच भी ड्रॉ हो गया, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन किसी एक को बनना था, इसीलिए लगभग 1 सप्ताह के बाद दोबारा इस मैच को रखा गया। लेकिन अफसोस कि पोलैंड के उस वर्ल्ड चैंपियन ने बिना मैच लड़े ही हार मान ली। बाद में उसने बताया कि पहली बार गामा पहलवान से लड़ाई के वक्त वो बहुत चोटिल हो गए। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गामा पहलवान से दोबारा मुकाबला कर सकें। फिर क्या था, गामा पहलवान को विश्व विजेता घोषित कर दिया गया, लेकिन गामा पहलवान ने कहा कि मैं कुश्ती लड़कर हार जाता, मुझे उसमें ज्यादा खुशी होती, लेकिन बिना लड़े ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाने में मुझे मजा नहीं आया। जैसे ही गामा पहलवान वर्ल्ड चैंपियन बनकर भारत लौटे, रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने एक बार फिर से गामा पहलवान को चैलेंज किया। उन्हें लगा कि अगर वो इस बार गामा पहलवान को हरा देते हैं तो शायद रहीम बख्श सुल्तानी वाला दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन इस बार गामा पहलवान ने महज कुछ ही मिनट के भीतर ही 7 फीट लंबे रहीम बख्श सुल्तानी वाला को हरा दिया। इसके बाद गामा पहलवान साल 1929 तक कुश्ती लड़ते रहे, लेकिन इसी बीच एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब गामा पहलवान को किसी ने हराया हो। साल 1929 के बाद गामा पहलवान को चैलेंज करने वाला पूरे भारत में कोई नहीं बचा। अपने ओपोनेंट का इंतजार करते करते गामा पहलवान ने साल 1952 में कुश्ती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों जब एक इंटरव्यू के दौरान गामा पहलवान से पूछा गया कि उन्हें अब तक का सबसे तगड़ा ओपोनेंट कौन लगा, तब गामा पहलवान ने बताया कि रहीम बख्श सुल्तानी वाला। वो उम्र में मुझसे बड़े थे और अनुभव में भी। भले ही मैंने रहीम बख्श सुल्तानी वाला को 2 बार हराया हो, लेकिन उनसे तगड़ा ओपोनेंट हमें आज तक कोई नहीं मिला। मैं रहीम बख्श सुल्तानी वाला को अपना गुरु मानता हूँ। यही वजह है कि मैंने उन्हें हराने के बाद भी उनके पैर छुए थे। दोस्तों गामा पहलवान का रुतबा क्या था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिरला परिवार और JRD रतन टाटा भी गामा पहलवान का बहुत सम्मान करते थे। यहाँ तक कि ये दोनों ही बिजनेसमैन हर महीने गामा पहलवान को किसी चीज की कमी ना हो इसके लिए पेंशन भेजते थे। हालांकि 1947 में आजादी के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान की जमीन पर रह गए, लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि उनके मोहल्ले में जब मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए आए थे, तब गामा पहलवान ने अपने मोहल्ले के हिंदुओं को बचाने के साथ साथ
अपने पैसों से उन्हें हिंदुस्तान सुरक्षित पहुंचाया। आजादी के लगभग 13 साल बाद 23 मई साल 1960 को गामा पहलवान हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहते हैं कि गामा पहलवान के बाद उनके जैसा पहलवान भारत में फिर कभी पैदा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे इस वक्त आपका पसंदीदा भारतीय पहलवान कौन है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपसे हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।